सोचिए, भारत पर 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत, इसकी पूरी कहानी सिर्फ एक पद के बदलने में छिपी है। ये कहानी एक मामूली व्यापारी के नुमाइंदे से शुरू होकर एक विशाल साम्राज्य के सबसे ताकतवर इंसान यानी वाइसरॉय तक पहुंचती है। तो चलिए, गवर्नर से वाइसरॉय तक के सफर को समझते हैं, जो असल में ब्रिटिश साम्राज्य के बनने और बिखरने की कहानी है। तो इस सफर पर हम कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि कैसे व्यापारी शासक बन बैठे, फिर उन्होंने कैसे एक पूरे साम्राज्य की बुनियाद रख दी। इसके बाद आएगा सुधारों और विद्रोह का वो दौर जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। फिर हम देखेंगे क्राउन का सीधा शासन और आखिर में आज़ादी तक पहुंचने वाली वो लंबी और मुश्किल राह। देखिए, ये सिर्फ नाम नहीं बदल रहे थे। 1773, 1833 और 1858 ये 3 तारीखें साफ साफ दिखाती हैं कि कैसे अंग्रेजों की ताकत एक छोटे से इलाके से बढ़कर पूरे भारत पर फैल गई। हर बदलाव के साथ सत्ता का शिकंजा और भी कसता चला गया। कहानी शुरू होती है एक ट्रेडिंग कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों ने पासा ही पलट दिया। अचानक कंपनी का एक ऑफिसर, जो बंगाल का गवर्नर था, वो सिर्फ एक व्यापारी नहीं रहा बल्कि एक शासक बन गया। ये एक ऐसा मोड़ था जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। रॉबर्ट क्लाइव ने एक बड़ी ही चालाक, कह सकते हैं एक शातिर व्यवस्था बनाई, जिसे कहते हैं द्वैध शासन। मतलब एकदम सीधा था। सारा पैसा और टैक्स कंपनी की तिजोरी में जाएगा और प्रशासन चलाने की सारी सिरदर्दी और जिम्मेदारी वो नवाब की होगी। इस सिस्टम ने बंगाल को निचोड़ कर रख दिया। फिर आए वॉरेन हेस्टिंग्स, जिन्होंने इस नाटक को खत्म किया और पावर पूरी तरह से सीधे कंपनी के हाथों में ले ली। अब हेस्टिंग्स की एक और कमाल की पॉलिसी समझिए। नाम था रिंग फेंस पॉलिसी। बड़ा फैंसी नाम है, पर मतलब एकदम सीधा। अपनी सीमाओं की हिफाजत करो, लेकिन उसका खर्चा तुम्हारा पड़ोसी देगा। उन्होंने पड़ोसी राज्यों को एक बफर जोन की तरह इस्तेमाल किया और उन्हीं से अपनी फौज का पूरा खर्चा भी वसूल लिया। मतलब सुरक्षा भी मुफ्त में और कमाई भी। तो अब तक कंपनी, आप कह सकते हैं कि एक डिफेंसिव गेम खेल रही थी, लेकिन अब वक्त था आक्रामक होने का। ये वो दौर था जब जंग और कूटनीति दोनों का इस्तेमाल करके पूरे भारत पर ब्रिटिश परचम फहराने की कोशिश शुरू हुई। लॉर्ड वेलेस्ली, इनका एक हथियार था जो तलवार से भी ज्यादा खतरनाक था, सहायक संधि। सुनने में तो अच्छा लगता है ना, सहायता, पर यह दोस्ती के लिबास में एक ऐसा जाल था कि भारतीय रियासतें इसमें फंसती ही चली गईं। ये एक ऐसा ऑफर था जिसे मना करना लगभग नामुमकिन था, और हाँ कहने का मतलब था अपनी आज़ादी को हमेशा के लिए गिरवी रख देना। तो ये काम कैसे करता था? इसका एक पूरा प्रोसेस था। पहले वो आपको सैन्य सुरक्षा का ऑफर देंगे, फिर आपके ही इलाके में अपनी फौज तैनात कर देंगे। उसके बाद उसी फौज का सारा खर्चा भी आप ही से वसूलेंगे और आखिर में आपके विदेशी मामलों पर भी पूरा कंट्रोल कर लेंगे। इस तरह राजा बस नाम का राजा रह जाता था और वो अपनी ही गुलामी का खर्चा खुद उठा रहा होता था। और जब आपको लगे कि अब इससे बुरा क्या होगा, तब एंट्री होती है लॉर्ड डलहौजी की, और उनके हाथ में था एक और कागजी हथियार, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये तलवार से नहीं बल्कि कलम और कानून से राज्यों को हड़पने की पॉलिसी थी। नियम सिंपल था, अगर किसी राजा का अपना सगा बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। झांसी, सतारा, नागपुर, न जाने कितने ही राज्य इस कानूनी दांवपेच का शिकार हुए। डलहौजी का जो दौर है ना, वो बड़ा कंफ्यूजिंग है। एक तरफ तो वो मॉडर्नाइजेशन ला रहे थे, रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम, लेकिन असली सवाल ये है कि ये सब किसके लिए था? सच तो ये है कि इस आधुनिकीकरण का मकसद भारत का भला करना नहीं, बल्कि इस साम्राज्य पर अपनी पकड़ को और मजबूत करना था, ताकि फौज को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके और यहाँ का कच्चा माल आसानी से बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां ये सुधार और ये विस्तारवाद दोनों मिलकर एक ऐसी ज्वालामुखी को तैयार कर रहे थे जो बस फटने ही वाला था। ये साम्राज्य का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ब्रिटिश राज के ना हमेशा से 2 चेहरे रहे हैं। एक तरफ विलियम बेंटिंग जैसे सुधारक थे जो सती प्रथा और ठगी जैसी बुराइयों को खत्म कर रहे थे, और दूसरी तरफ डलहौजी जैसे लोग जो एक के बाद एक राज्य हड़प रहे थे। अजीब बात यह है कि दोनों ही काम, चाहे वो सभ्य बनाने के नाम पर हो या साम्राज्य फैलाने के नाम पर, भारतीय समाज में अंदर ही अंदर गुस्सा भर रहे थे। और फिर
एक 1877 में वो विस्फोट हुआ। ये कोई मामूली बगावत नहीं थी। ये करीब 100 साल से सीने में दबे गुस्से का, अपमान का, शोषण का लावा था जो फूट पड़ा। इस एक विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की जड़ों को हमेशा हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। 1857 की क्रांति ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक झटके में सीन से बाहर हो गई और अब भारत की कमान सीधे लंदन में बैठी महारानी के हाथों में थी। यहीं से शुरू होता है ब्रिटिश राज का दौर। तो इस विद्रोह का नतीजा क्या हुआ? पहली बात, कंपनी का राज खत्म, पावर सीधे ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर हो गई और जो पद गवर्नर जनरल कहलाता था, अब उसे एक नया, ज्यादा शाही नाम मिला, वाइसराय, जिसका मतलब था क्राउन का सीधा प्रतिनिधि। लॉर्ड कैनिंग भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइसराय बने और अब शासन को और मजबूत करने के लिए आईपीसी और हाईकोर्ट जैसे सिस्टम बनाए गए। लेकिन ताज के शासन में भी ये कन्फ्यूजन बना रहा। एक तरफ लिटिन जैसा कोई आता था जो, सोचिए, देश में अकाल पड़ा है और वो दिल्ली में एक आलीशान दरबार लगा रहा है, प्रेस की आज़ादी छीन रहा है, और दूसरी तरफ रिपन जैसा कोई उदारवादी आता था। लेकिन जैसे ही उसने इल्बर्ट बिल के जरिए भारतीय और यूरोपियन जजों में बराबरी की बात की, उसके अपने ही लोगों ने उसे आईना दिखा दिया। और फिर आए लॉर्ड कर्जन, और उनकी एक ही पॉलिसी थी जो सबसे मशहूर हुई, बांटो और राज करो। और इसका सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक उदाहरण था 1905 का बंगाल विभाजन। कहा गया कि ये प्रशासनिक सुविधा के लिए है, लेकिन असली मकसद था भारतीय राष्ट्रवाद का जो गढ़ था बंगाल, उसे हिंदू और मुसलमान में बांटकर हमेशा के लिए कमजोर कर देना। चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। ये वो दौर था जब वायसरायों को उस राष्ट्रवाद की आग का सामना करना पड़ा जिसे अनजाने में उनके ही लोगों ने सुलगाया था। अब खेल उल्टा पड़ चुका था। देखें कैसे धीरे धीरे कानूनी तौर पर बंटवारे की जमीन तैयार की गई। कांग्रेस बनी, फिर मुस्लिम लीग बनी, और फिर 1909 के मोर्ले मिंटो सुधारों ने सेपरेट इलेक्टोरेट यानी अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत करके राजनीति में धर्म का जहर घोल दिया। ये एक ऐसी गलती थी जिसने आगे चलकर भारत के विभाजन की नींव रखी। 1919 का जलियांवाला बाग ये सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील जैसा था। एक शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाकर अंग्रेजों ने अपने न्याय और नैतिकता के सारे दावों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। इस एक घटना ने लाखों भारतीयों को पक्का राष्ट्रवादी बना दिया। और बस इसके बाद तो खेल का आखिरी दौर शुरू हो गया। दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, एक के बाद एक ऐसे तूफान उठे कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल गई। आखिरकार लॉर्ड माउंटबैटन आए और बहुत जल्दबाजी में सत्ता ट्रांसफर की गई, जिसका नतीजा था भारत की आज़ादी और उसका दर्दनाक बंटवारा। और इस पूरी कहानी का अंत देखिए कितना सिंबॉलिक है। जिस पद की शुरुआत एक अंग्रेज व्यापारी से हुई थी, उस पद पर बैठने वाले आखिरी शख्स एक भारतीय थे, सी राजगोपालाचारी, आजाद भारत के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल। 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के साथ ही ये पद भी इतिहास बन गया। तो आज भी ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, रेलवे, डाक, कानून, ये जो आधुनिकीकरण की विरासत अंग्रेज छोड़ गए, क्या वो उस गुलामी, उस शोषण की कीमत चुका सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब